प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल साइंस विषय में राजनीति विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी में हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान के बारे में निरंतर वीडियो व्याख्यान के माध्यम से, पीडीएफ व्याख्यान के माध्यम से अध्यापन कर रहे हैं। तो हमने पिछले व्याख्यान में ब्रिटेन की जो संसद है उसकी जो स्वरूप या उसकी स्थिति किस प्रकार सर्वोच्च स्थिति वाली है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम उसकी सर्वोच्चता पर कुछ अंकुश लगाएंगे या उस पर सीमाओं का निर्धारण करेंगे, जिन बिंदुओं को इस पाठ्यक्रम में दिया गया है, विषय सामग्री के अंतर्गत आता है। देखिए, इंग्लैंड में भले ही संसद कितनी भी सुपरमेसी रखती है, प्रभुता संपन्न है, लेकिन फिर भी वहाँ पर संसदीय व्यवस्था पर या संसद की जो कार्य करने की शक्ति है, सर्वोच्चता है, उस पर कई कारणों से अंकुश लगाया गया है। चाहे वह विषय की बात हो, प्रदत्त व्यवस्थापन का मामला हो, मंत्रिमंडल की संसदीय शक्ति, तो ये कई बिंदु हैं। इन बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें पहला बिंदु है मंत्रिमंडल की शक्ति संसद के प्रति। संसद की सर्वोच्चता पर सबसे महत्वपूर्ण सीमा मंत्रिमंडल की है। मंत्रिमंडल संसद से न केवल मनमाने कानून बनवाने में सफल रहता है, बल्कि मनमाना बजट भी पास करा लेता है। संसद के पास मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने की जो शक्तियां हैं वे वास्तविक नहीं हैं। अर्थात संसद से जो पूरा एक ढांचा बना है, उसमें जब एक पक्ष को लेते हैं जो मंत्रिमंडल का निर्धारण करता है, तो ध्यान रखें कि मंत्रिमंडल अपने आप में इतनी ताकतवर है कि वह महत्वपूर्ण कानूनों को, या उनको लगता है कि हमें मनमाने तरीके से कोई क्रियाविधि को इसमें हमें पारित करवाना है, तो वह आसानी से उसमें सफल रहते हैं। तो यहाँ संसदीय सीमा पर संसदीय प्रभुसत्ता पर थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है। फिर दूसरे बिंदु हम देखते हैं जनमत। संसद की प्रभुसत्ता पर एक महत्वपूर्ण सीमा जनता का विरोध करने की है। संसद किसी भी कानून के बनाने से पहले यह सोचती है कि जनता में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो यदि संसद ऐसा लगे कि जनता अमुक कानून का विरोध कर सकती है, तो संसद उस कानून को उस पटल पर लेके नहीं आएगी। यानी यह संसद की एक सोच की सकारात्मक प्रविधि है कि जिसके माध्यम से वह ये पूर्वानुमान लगा सके कि हम ये जो कानून बना रहे हैं वो जनता के विरोध की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, या जनता हमारे विपरीत खड़ा हो सकती है। तो ऐसी अवस्था को देखते हुए वह उस पर विचार करती है, और विचार करके फिर वह उसमें संशोधित अवस्था में जाते हुए और जनता के एक अंकुश को यह स्वीकार करती है कि वास्तव में हमें ऐसा कानून बनाना होगा कि जनता के जो विमुख या जनता के प्रतिकूल असर डालने वाला नहीं हो। ये मूल रूप से जनता की या जनमत की एक इस तरह की संसदीय सर्वोच्चता पर एक अंकुश लगाने की एक विधि है। फिर दूसरा है नैतिक धारणाओं का बंधन। संसद अनैतिक कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। ऐसा करने से शासक दल स्वयं अपनी शक्तियां कम करेगा। अतः संसद ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो नैतिक हैं। जनता को उनमें कोई ऐसी बात नजर न आए जिससे कि उसे स्वामित्व को या अपने स्वामित्व के अवसर को उसमें आघात पहुंचे। अर्थात नैतिक धारणाओं की अवस्था के चलते नैतिक प्रक्रिया या नैतिक जो आचरण है उसको ध्यान में रखते हुए संसद यह स्पष्ट इस विचार को अपने जहन में रखती है, अपनी प्रक्रिया में इस चीज़ को समाहित रखती है कि जनता का जो
विरोध है वह कहीं अनैतिकता की ओर हमें नहीं ले जाए, यार हमारा जो किया गया कार्य है वो जनता को कहीं अनैतिक दृष्टि वाला न लगे, इसको ध्यान में रखते हुए और उस अवस्था तक जाना है कि जनता उसका प्रतिकूल असर नहीं दे। चौथा इसमें बिंदु है अभिशमय, कन्वेंशन जिसे बोलते हैं, परंपराएं। इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, अभिशमय क्या है। तो संसद अभिशमयों के विरुद्ध कानून बनाने में तो सक्षम है, लेकिन संसद ऐसे अभिशमयों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती कि जिन अभिशमयों को जनता रखना चाहती है। संसद ने 1911 में लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करने का कानून उस स्थिति में बनाया था जब जनता का समर्थन उसके साथ था। राजा का प्रतिबंध संसद की शक्ति पर एक अन्य प्रतिबंध राजा का है। उदाहरण के लिए संसद द्वारा पारित किए गए प्रत्येक विधेयक पर राजा की स्वीकृति अत्यावश्यक है। राजा चाहे तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं करता। देखिए, अभिशमयों की वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जिसमें कानून बनाते समय इस तरह का संसद को ध्यान रखना होता है कि ऐसा कोई हम कानून न बनाएं कि जो अभिशमयों के विरुद्ध अवस्था रखता हो, स्थिति रखता हो, जिससे कि जनता का विरोध हमें झेलना पड़े। तो उस स्थिति को पूर्वानुमान के आधार पर देखते हुए, अभिशमयों के बारे में ध्यान रखते हुए, ऐसा न हो कि कहीं कोई प्राचीन कालीन चला आ रहा है ऐसा अभिशमय जिसको आघात पहुँचे, ऐसा कोई उनके द्वारा कृत्य नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि राजा के द्वारा भी जो संसद पर एक अपना आधिपत्य का सा प्रभाव दिखाई देता है कि राजा है, लेकिन कोई भी विधेयक है उस पर राजा की स्वीकृति परमावश्यक है। फिर भी वहाँ जरूरी नहीं है कि उस विधेयक पर राजा की स्वीकृति जरूरी है, लेकिन वह उसको चाहे तो हस्ताक्षर करे बिना भी लौटा सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा असंभव है कि वह उसको नहीं लौटाता है, उस पर व्यवहारिक दृष्टि से दस्तखत करने ही होते हैं। फिर है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन से तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका ने अनेक कार्यों को विभिन्न कारणों से कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को प्रदान कर दी है। फलस्वरूप संसद की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करने लगा है। ये भी एक कारण है उनकी सीमाओं पर। राजा का जो अगला बिंदु है, राजा का प्रतिबल। संसद की शक्ति पर एक प्रतिबंध राजा का भी है। राजा का प्रतिबल नहीं, राजा का प्रतिबंध है। संसद की शक्ति पर एक प्रतिबंध राजा का भी है। उदाहरण के तौर पर संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक कोई सा भी हो, पर सम्राट की स्वीकृति परमावश्यक है। कानून सम्राट चाहे तो वीटो निषेधाधिकार के द्वारा उसको रोक सकता है, लेकिन व्यवहार में सम्राट ऐसा नहीं करता है। यानी राजा द्वारा उसको प्रतिबंधित करना ये एक शक्ति है कि वह वीटो के माध्यम से उस कानून को रोक सकता है, निषेधाधिकार लगा सकता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय कानून व संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कानून व संगठन संसद की सर्वोच्चता पर सीमा लगाते हैं। संसद ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करती जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हों। संसद को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का भी सम्मान करना पड़ता है। फिर है, यानी कहने का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों का इतना व्यवहारिक दृष्टि से, या हम कहेंगे कि कानूनी दृष्टि से एक विश्व परिदृश्य में एक ऐसा प्रभाव रहता है उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून का कि उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि जो यूएनओ के विपरीत हो, उसके कानूनों के विपरीत हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हो। ये भी ध्यान रखना होता है। कानून का शासन है अगला सीमा वाला बिंदु कि इसके माध्यम से भी सीमाएं संसद पर लगाई जाती हैं। संसद की सर्वोच्चता यह भी सीमा है कि उस पर संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती कि वह कानून के शासन के विरुद्ध हो, व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रताओं में कमी करे। यानी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे व्यक्ति के अधिकारों एवं उनकी फ्रीडम में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। या शासन के न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान है, न्यायाधीश कहेंगे वही कानून है। इस तरह की यहाँ परंपरागत दृष्टि है कि न्यायाधीश जो कहते हैं वही कानून है। न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित ही कानूनों को मान्यता प्रदान की जाती है। फिर है वेस्टमिनिस्टर कानून।
सन 1931 में निर्मित इस कानून के अनुसार संसद पर यह प्रतिबंध लगा है कि स्वतंत्रता प्राप्त उपनिवेशों में संसद के कानून तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उपनिवेश की व्यवस्था उसके लिए प्रार्थना न करे। ये वेस्टमिंस्टर कानून के अंतर्गत 1931 में एक कानून के माध्यम से ये प्रतिबंध लगाया है संसदीय शक्ति पर। अगला बिंदु है दबाव समूहों का नियंत्रण। संसद की सर्वोच्चता पर दबाव समूहों का भी नियंत्रण रहता है। विभिन्न दबाव समूहों के विचारों और मांगों को संसद को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो दबाव समूह हैं वो किन किन राष्ट्रीय मुद्दों को या उन विचारों को या मांगों को संसद के सामने समक्ष रख रहे हैं, तो उनको भी राष्ट्रहित में मानने की बाध्यता संसद पर रहती है। इसलिए इसके माध्यम से उस पर लिमिटेशन लगाने का एक व्यवहारिक तरीका माना गया है। फिर है न्यायिक विधान यानी जुडिशियल सिस्टम। इसके माध्यम से भी संसद पर सीमा लगाई जाती है। संसद की सर्वोच्चता पर एक और सीमा न्यायिक विधान की है। न्यायाधीश कानून की व्याख्या करते हैं तथा जो निर्णय देते हैं वही कानून का रूप बन जाता है। यद्यपि संसद चाहे तो न्यायिक विधान के विरोध में कानून बना सकती है, परंतु साधारणतया संसद ऐसा नहीं करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद की सर्वोच्चता पर अनेक सीमाएं लगी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जी.एम. कार्टर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, देखो जी.एम. कार्टर एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है इस संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन की सरकार। इसमें लिखा है इन्होंने, देयर आर प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल चेक्स एंड वॉलेंट्री सेल्फ रेस्ट्रेंट्स ऑफ ऑन पार्लियामेंट्स। यानी ये जो दिया है, देयर आर प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल चेक्स एंड वॉलेंट्री सेल्फ रेस्ट्रेंट ऑन पार्लियामेंट्स। संसद पर जो सीमाएं लगी हैं वह वास्तविक हैं, उनका उल्लंघन असंभव है। ब्रिटेन में संसद तो क्या मंत्रिमंडल की भी सर्वोच्चता है। लास्की तथा रैमजे म्योर इसी से सहमत हैं। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की तानाशाही है, लेकिन लास्की के अनुसार मंत्रिमंडल पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो संसद पर इंग्लैंड में लगाई गई सीमा हैं, लिमिटेशंस हैं, इनके माध्यम से ये हमें प्रतीत होता है कि वो जो संसदीय सर्वोच्चता थी उस पर व्यवहारिक दृष्टि से या व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत काफ़ी सारे प्रतिबंध या सीमाएं लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से संसद वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्वोच्च नहीं है जितनी कि मंत्रिमंडल। अगला हमारा जो विषय बिंदु होगा वो होगा इंग्लैंड की लॉर्ड सभा से संबंधित। आप ध्यान रखें। धन्यवाद।